आखिरी मेहमान चैप्टर 2। आपका जन्म। 6 महीने बीत चुके थे जब वर्धमान हवेली ने आखिरी बार किसी को निगला था। खोजकथा की टीम या तो मारी गई थी या फिर रहस्यमय तरीके से लापता हो चुकी थी। देश भर में सिर्फ एक नाम चर्चा में था, विवेक। वही अकेला जो उस भूतिया रात से बच निकला था, मगर जिंदा कम, अधमरा अधिक था। राजस्थान की एक शांत पहाड़ी पर बसे एक गुमनाम आश्रम में विवेक अब अपने होशवास खो बैठा था। रात होते ही उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती। कभी जोर से चिल्लाता, वो वापस आ गया है, तो कभी कांपते हुए दीवार से सिर टकराता। आश्रम के लोग उसे पागल समझते, लेकिन वहां के मुख्य साधक जानते थे, इस आदमी ने कोई बहुत बड़ा अंधेरा देखा है। इंटरनेट पर खोज कथा की अंतिम रिकॉर्डिंग वायरल हो रही थी। लोगों के लिए ये एक डरावनी कथा थी, लेकिन कुछ के लिए एक नया मिशन। एक नई यूट्यूब टीम भूत रहस्य इस अधूरे सच को कैमरे में कैद करना चाहती थी। टीम के मुखिया आरव थे महत्वाकांक्षी और निडर। उनके साथ थी सिया, एक युवती जिसे अलौकिक चीजें महसूस होने लगती थी। काव्या, एक मनोवैज्ञानिक जो परलोक और चेतना पर शोध कर रही थी। अमित, जो हर बात को मजाक में उड़ाता था। जिया, टीम की सबसे नई सदस्य, शांत लेकिन गहरी नजरों वाली। और अंत में राहुल, जो बोल नहीं सकता था, लेकिन उसे हर आवाज महसूस होती थी। टीम विवेक को खोजने आश्रम पहुंची। जैसे ही सिया ने विवेक का हाथ छुआ, एक झटका सा लगा। उसकी आंखों में डर उतर आया। विवेक चिल्लाया, मत ले जाओ मुझे वहां, तुम नहीं जानते। वो लौटा है, लेकिन जिया उस चिल्लाहट में कुछ अलग ढूंढ रही थी, मानो उसकी आत्मा जाग उठी हो। टीम ने वर्धमान हवेली लौटने की बजाय उस झील की ओर रुख किया जहां आखिरी बार धवल दिखा था। वही झील जहां वर्धमान सिंह की पत्नी को जिंदा जलाया गया था। किंवदंती थी कि मरते मरते उस स्त्री ने शाप दिया था, मेरा पुत्र लौटेगा और वो दुनिया की नियति बनेगा। झील के किनारे पहुंचते ही हवा भारी हो गई। रात होते होते डर का असर दिखने लगा। काव्या को झील के पानी में अपनी ही जली हुई लाश दिखी। सिया को अजीब बुखार चढ़ा। अमित का ड्रोन बिना किसी तकनीकी कारण के आसमान से गिर पड़ा। अगली सुबह टीम को एक पुरानी डायरी मिली। उस पर धुंधले अक्षरों में लिखा था, जिस रात मुझे देवी का रूप कहकर बलि दी गई, उस रात मेरी कोख में जीवन पल रहा था। तुमने मेरी चीखें नहीं सुनी, अब मेरी संतानों की गूंज कभी नहीं रुकेगी। काव्या उस डायरी को पढ़ते ही बेहोश हो गई। रात होते ही उसके मुंह से किसी और की आवाज निकली, अब समय पूरा हुआ, वह फिर जन्म लेगा। मगर इस बार वह इंसान नहीं, वह नरक की आत्मा होगा। अमित डरकर झील की ओर भागा। कुछ ने उसे खींच लिया। अगली सुबह उसकी खाल एक पेड़ से लटकती मिली, मगर शरीर कहीं नहीं था। जिया, जो अब तक सबसे मासूम लगती थी, अब बदल चुकी थी। एक रात सिया ने उसे खून से लथपथ देखा और उसने सिया के हाथ पर अपना हाथ रखकर कहा, अब वह मेरे भीतर है, मेरा पुत्र जन्म लेगा और वही आखिरी मेहमान बनेगा। विवेक ने कांपती आवाज में कहा, जिया अब जिया नहीं रही, वह अब वर्धमान की पत्नी का नया रूप है और वह जो जन्म लेगा, वह इस बार मरने नहीं आया है, बल्कि शासक बनने आया है। जिया एक एक कर सबको मारने लगी। उसकी आंखों से आग की लटें निकलती थीं और उसके कदमों से धरती कांपती थी। काव्या और राहुल भी उसके सामने नहीं टिक सके। सिर्फ विवेक और सिया किसी तरह जंगल की ओर भागे। छिपते हुए विवेक ने कहा, हमें लगता था कि आत्माएं हवा में होती हैं, लेकिन यह आत्मा अब शरीर में है और जब वह जन्मेगा, तब केवल इस झील, हवेली या गांव में नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में भय फैल जाएगा। 9 महीने बाद एक सुनसान झोंपड़ी में जिया ने एक पुत्र को जन्म दिया। वह बच्चा किसी सामान्य शिशु जैसा नहीं था। उसकी आंखें पूरी काली थीं और उसके होठों पर वही हल्की मुस्कान थी जो कभी आर्यन के चेहरे पर थी। बिजली कड़की, बारिश तेज हो गई। झोंपड़ी के बाहर पेड़ों ने झुककर जैसे कोई नमन किया।
और अंदर एक स्त्री की गूंजती हुई आवाज सुनाई दी। ये अंत नहीं, ये तो पाप की वंशावली की शुरुआत है। अब जो आएगा वह न इंसान होगा न आत्मा, वह होगा अंधकार की नियति। उसी क्षण वर्धमान हवेली की एक दीवार फिर से दरक गई। उसमें से धुआं उठा और एक और आत्मा आंखें खोलकर उठ खड़ी हुई। अचानक अंधेरा छा गया। ब्लैक स्क्रीन। आखिरी मेहमान भाग 3 अधूरे पुनर्जन्म शीघ्र आ रहा है।